नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप खत्री एंड आई वेलकम यू टू स्टडी IQ जुडिशरी। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन और आपके जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होगी। नाउ कमिंग टू द टॉपिक ऑफ द डे। आज हम बेसिकली बात करेंगे द नेचर ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट। स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का नेचर क्या है? क्या ये सब्सटैंटिव लॉ है? क्या ये प्रोसीजरल लॉ है? अगर ये प्रोसीजरल लॉ है तो क्यों, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज अ प्रोसीजरल लॉ? और अगर ये सब्सटैंटिव लॉ नहीं है तो व्हाट आर द रीजंस कि क्यों इसे सब्सटैंटिव लॉ कंसिडर नहीं किया जाता है? वैसे सब्सटैंटिव लॉ होता क्या है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? तो इन सभी के ऊपर बात करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। Students, you can connect with me on my personal Telegram channel and on my LinkedIn account. Here are the respective links. देखिए, सबसे पहले तो ये समझना बहुत जरूरी है कि आपको ये क्लैरिटी हो कि सब्सटैंटिव लॉज क्या होते हैं और प्रोसीजरल लॉज क्या होते हैं और दोनों में मेजर डिफरेंस क्या होता है। तभी आप किसी भी लॉ का नेचर इजीली समझ पाएंगे। तो जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ लॉज की भी बात करते हैं तो क्लासिफिकेशन बहुत बेसिस पे हो सकती है, जैसे क्रिमिनल लॉ, सिविल लॉ, जैसे कि कोडिफाइड लॉ, नॉन कोडिफाइड लॉ। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों पे क्लासिफिकेशन की जा सकती है। तो उसी तरीके से एक क्लासिफिकेशन आपकी होती है सब्सटैंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ। तो अब ये सब्सटैंटिव लॉ या प्रोसीजरल लॉ क्या होता है? आपने जो भी सब्जेक्ट पढ़ा होगा, माइनर, मेजर, तो उसके इंट्रोडक्शन में ही ये क्वेश्चन रेज होता है कि अच्छा, इस लॉ का नेचर क्या है, ये सब्सटैंटिव है या प्रोसीजरल है। तो अब पहले बात करते हैं कि सब्सटैंटिव का मतलब क्या होता है। जब हम बात करते हैं सब्सटैंटिव लॉ की, तो ये वो लॉ होते हैं जो कि क्रिएट करते हैं राइट्स को या ड्यूटीज को या ऑब्लिगेशंस बताते हैं या कॉज ऑफ एक्शन बताते हैं। तो उन सभी लॉज को हम क्या कहते हैं? सब्सटैंटिव लॉ कहते हैं। और जो लॉज हमें प्रोसीजर देते हैं, जैसे कि एज द नेम सजेस्ट प्रोसीजरल लॉ, प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप हमें बताते हैं कि कोर्ट में किस तरीके से प्रोसीडिंग्स चलेंगी, तो वो हमारे लॉज होते हैं प्रोसीजरल लॉज। अब ये दोनों लॉज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल में आपके कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ये सारे क्या हैं? सब्सटैंटिव लॉ हैं। और अगर मैं इसी सिविल में ही आपके प्रोसीजरल लॉ की बात करूं तो वहां पे आ जाता है आपका CPC, दैट इज योर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। इन शॉर्ट, कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है तो एग्रीव्ड पार्टी के पास कॉज ऑफ एक्शन कहां से आया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया कि देखिए आपके पास राइट है। सेक्शन 37 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने बताया कि अगर कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो दूसरी पार्टी के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो अपना जो प्रॉमिस उसने किया है वो परफॉर्म करे, और अगर नहीं करेगी तो एज पर टू द लॉ उसे डैमेजेस देनी होंगी। ठीक है जी। अब ये किसने बताया? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने। तो क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने आपको आपके राइट्स बताए? बिल्कुल बताए। क्या कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट किया? बिल्कुल किया। लेकिन अब वो डैमेजेस कैसे मिलेंगी, वहां आपका रोल आ जाता है प्रोसीजरल लॉस का। और सिविल में वो बताता है CPC कि अच्छा, अगर केस किया है तो पहले प्लेंट फाइल करना होगा, प्लेंट से आपका जो है सूट इंस्टीट्यूट होगा, एंड टिल देन स्टेप बाय स्टेप आप लास्ट में पहुंचोगे जजमेंट तक। तो ये एक मेजर डिफरेंस आप कह लो या इनके कॉन्सेप्ट्स के मीनिंग कह लो। इस तरीके से ये लॉज एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। छोटा सा एग्जांपल क्रिमिनल में भी ले लेते हैं। अगर मैं IPC की बात करूं तो व्हाट इज इंडियन पीनल कोड, तो वो आपको बताता है कि दीज आर द ऑफेंसेस और ये उसकी पनिशमेंट है। तो वो क्या हो जाएगा? आपका सब्सटैंटिव क्रिमिनल लॉ में फॉल करता है। लेकिन अगर किसी ने मर्डर कर दिया तो पनिशमेंट कैसे मिलेगी? इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? इंक्वायरी कौन करेगा? ठीक है जी, ट्रायल कौन करेगा? तो वो सारा कुछ आपको बताता है CRPC। वहां पे आपका प्रोसीजरल लॉ फॉल कर जाता है। अब आते हैं जिसके लिए हमने ये सारा कुछ समझा कि सब्सटैंटिव लॉ क्या होता है, प्रोसीजरल लॉ क्या होता है। अब समझते हैं कि जब हम स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की बात करते हैं तो ये कौन सी कैटेगरी में फॉल करेगा, इसको हम सब्सटैंटिव मानेंगे या प्रोसीजरल। तो ध्यान से सुनिएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट सब्सटैंटिव लॉ नहीं है, ये प्रोसीजरल है। अब आते हैं सर कैसे, ये सब्सटैंटिव कैसे नहीं है। ठीक है जी, एग्जाम्पल से समझिएगा। सब्सटैंटिव लॉ का मैंने आपको मीनिंग बताया, उसको माइंड में रखिएगा कि वो क्या क्रिएट करता है? राइट्स क्रिएट करता है। ठीक है जी। दूसरी पार्टी को उसकी ड्यूटीज बताता है। ठीक है। और ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है। ठीक है। कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट करता है। तो अब देखते हैं कि क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट भी ये चीजें करता है या नहीं करता है। देखते हैं। एक पर्सन है A, एक पर्सन है B। A को हमने बना दिया है लैंडलॉर्ड, B को बना दिया हमने टीनेंट। इनके बीच में हमने करवा दिया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ टीनेंसी।
तो इस लैंडलॉर्ड ने अपना ये घर बी को दे दिया है। चलिए जी, हो गया। अब इनका कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि भाई ये 2 साल के लिए हो गया है, लेकिन 6 महीने के बाद ए कहता है बी को घर खाली कर दो। तो ए क्या कर रहा है यहाँ पे? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। और अगर ए ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बी क्या करेगा? बी सूट फाइल कर देगा। अब सूट फाइल करके बी क्या कर सकता है? डैमेजेस क्लेम कर सकता है एज पर टू द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। लेकिन बी क्या करता है? वो यूज करता है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को, और वो कहता है मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ही चाहिए, मुझे तो ये घर ही चाहिए, तभी मेरे केस में जस्टिस हो पाएगा, वरना तो इनजस्टिस ही होगा, चाहे मुझे कितनी भी डैमेजेस मिल जाए। तो इन शॉर्ट डैमेजेस मेरे केस में इनएडिकेट है। अब इस केस में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ने इस पूरे केस में अगर बी का इस घर पे राइट बनता है पोजेशन का, तो वो किसकी वजह से बनता है? तो आंसर आएगा सर बिकॉज ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में हुआ था वो उसको ये राइट दे रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो सब्सटेंटिव लॉ है। अब अगर ये कोर्ट में जाके स्पेसिफिक रिलीफ मांगता है, तो मुझे बताइए स्पेसिफिक रिलीफ में कहां पे स्पेसिफिक रिलीफ बी को किस तरीके से उसका कोई राइट दे रहा है, या किस तरीके से कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट कर रहा है? तो आंसर आएगा नो, नहीं हो रहा है। तो इन शॉर्ट की स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आपका सब्सटेंटिव लॉ नहीं है। फिर एक और क्वेश्चन आ जाता है यहीं पे कि फिर ये प्रोसीजरल कैसे है? तो जब आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पढ़ेंगे तो कौन स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट क्लेम कर सकता है, किसके अगेंस्ट क्लेम हो सकता है, इसका आंसर कौन करता है? इसका आंसर स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ही करता है। तो इस वजह से इसे एज अ प्रोसीजरल लॉ कंसिडर किया जाता है। अब मैं यहां पर एक और बात बता दूं आपको, 2 पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसी टॉपिक में। पहला तो ये, जिस तरीके से हम सीपीसी और सीआरपीसी को एक प्रोसीजरल लॉ मानते हैं, सेम फुटिंग पे आप स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को नहीं रख सकते हो। ठीक है, पहली चीज। दूसरा, क्या स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जो आपको राइट देते हैं? तो आंसर इज यस। सेक्शन 6 देखिए, सेक्शन 6 क्या करता है? आपको राइट देता है कि अगर आपको इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया गया तो आपको वही प्रॉपर्टी मिलेगी। तो अब फिर क्वेश्चन आता है कि सर सेक्शन 6 ने तो दे दिया, तो इसको एज अ सब्सटेंटिव राइट मान लेते हैं। तो देखिए, इस तरीके से तो सीपीसी में और सीआरपीसी में भी कुछ प्रोविजंस हैं जो कि सब्सटेंटिव राइट देते हैं। आपका सीआरपीसी में 125 है ऑफ सीआरपीसी। डन। तो हमें जब हम इस तरीके से चीजें देखते हैं ना, जब हम ये कहते हैं कि ये लॉ प्रोसीजरल है या ये सब्सटेंटिव है, तो हम देखते हैं मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस किसकी बात करते हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ सेक्शंस की जब आप देखोगे तो वो यहाँ पे आपको सब्सटेंटिव नेचर के नहीं मिलेंगे, वो यहाँ पे आपको प्रोसीजरल नेचर के मिलेंगे। इसीलिए स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को प्रोसीजरल लॉ कंसिडर किया जाता है। सो आई होप नाउ दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू। स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट कि आपको सब्सटेंटिव नहीं समझ में आया, या अभी भी कुछ माइंड में चल रहा है इन रिलेशन टू व्हाट इज सब्सटेंटिव लॉ, व्हाट इज प्रोसीजरल लॉ, किस तरीके से स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है आपका प्रोसीजरल लॉ है, राइट योर क्वेश्चंस इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर अकॉर्डिंगली। ठीक है जी। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो, स्टडी आईक्यू आपके लिए लेके आया जुडिशरी लाइफ फाउंडेशन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम 12th of June। यस, 12th of June से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। हमारा फर्स्ट लाइफ फाउंडेशन बैच है ये। जितना एक्सपीरियंस है, जितनी स्किल्स हैं, पूरी टीम ने बहुत मेहनत की है और आपके लिए एक पूरा फुल फ्लेज्ड कोर्स बनाया जिसमें आप अपने पीटी, मेंस और इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन यूज दिस कोड SK Live to get the maximum discount. So that's it from my end as of now. See you in my next video. Till then, yes, it's time to say peace.